स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन लर्निंग में। पिछले 2 वीडियोस में यानी विज्ञान के पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में मैंने चैप्टर 1 से 6 के सभी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 एंड 8 के सभी इम्पॉर्टेंट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका 7वां पार्ट है जीव जनन कैसे करते हैं और बोर्ड में ये 7 नंबर का आता है। और आपका 8वां पार्ट है आनुवंशिकता जो 4 नंबर का आता है। चलिए जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहला, अमीबा में जनन कैसे होता है। तो अमीबा एक कोशिक जीव है। इसमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है और एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बहुखंडन क्या है? इसमें एक कोशिका कई भागों में या कई संतति में बट जाती है और इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु से बड़ी संख्या में बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो हवा से दूर दराज के स्थानों पर वितरित हो जाते हैं। इनकी भित्ति जो है वो मोटी होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रक्षा करती है और इस प्रकार का जनन कवकों में होता है। ये डायग्राम है आसान सा अमीबा में विखंडन का। लैमिनेरिया में भी इस तरह से विखंडन होता है और यह है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन और यह है बीजाणु द्वारा जनन। ये आसान से चित्र हैं जो आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद अलैंगिक जनन क्या है। एक ही जनक से जब संतान उत्पन्न होती है तब हम उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे उदाहरण है द्विखंडन, बहुखंडन आदि। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। लैंगिक जनन से अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है जो प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखती है। इसमें माता पिता दोनों की विशेषताएं आती हैं और इस प्रकार की संतति जो है वह पर्यावरण में अधिक अनुकूलित होती है। डीएनए प्रतिकृति क्यों आवश्यक है। डीएनए प्रतिकृति से आनुवंशिक गुण संतति में स्थानांतरित होते हैं। पुष्प की संरचना आप याद कर लेना। एक प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। बादल पुंज जिसके प्रत्येक सदस्य को बादल कहते हैं। दलपुंज यानी रंगीन पंखुड़ियाँ जिसके प्रत्येक सदस्य को दल कहते हैं। पुमंग यानी नरजननांग और इसके प्रत्येक सदस्य को पुकेसर कहते हैं। पुकेसर के 2 भाग हैं, तंतु और परागकोश। जायंग जो स्त्री केसर है। जायंग का प्रत्येक सदस्य अंडक कहलाता है और इसके 3 भाग हैं, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। क्यों? कायिक प्रवर्धन से पौधे जल्दी फलते फूलते हैं। बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, संतरा को उगाने में उपयोगी हैं और सभी पौधे जनक के समान आनुवंशिक होते हैं। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो परागण एक क्रिया है जिसमें परागकण, पुष्प के परागकण निकलकर और परागकोश से स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा भी हो सकती है, जल द्वारा भी हो सकती है या कीट के द्वारा भी हो सकती है। और निषेचन क्या है। निषेचन लैंगिक जनन में होता है। ये इसकी परिभाषा क्या है। निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन और ये निषेचन कहलाता है। शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। वे अपने स्राव से शुक्राणु को तरल माध्यम प्रदान करते हैं जिससे उनका स्थानांतरण सरल होता है, पोषण मिलता है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। तो माता के शरीर और गर्भस्थ भ्रूण के बीच में एक उत्तक होता है जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं और प्लासेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पदार्थ भ्रूण को स्थानांतरित होते हैं। ऋतुस्राव क्यों होता है। प्रत्येक माह अंडोत्सर्ग के लिए गर्भाशय की भित्ति मोटी हो जाती है। निषेचन न होने पर यह परत टूट जाती है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। नेक्स्ट, परागण क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, परागकणों का परागकोश से निकलकर और वृत्तिकाग्र तक जाना, यह क्रिया परागण कहलाती है। निषेचन क्या है। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। रजोधर्म क्यों होता है। गर्भाशय की मोटी भित्ति पर टूटकर निष्कासित होती है, वो रजोधर्म है। प्लासेंटा का कार्य क्या है। भ्रूण का पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना। नर जनन तंत्र का चित्र है, इसका आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके भिन्न भाग शुक्राशय, शुक्रवाहिका, शिशन। तो ये आसान सा डायग्राम है, आप प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह से मादा जनन तंत्र का चित्र, इसमें गर्भाशय, अंडवाहिनी या फलोपिन नलिका, अंडाशय और योनि।
तो ये डायग्राम जो है ये भी आपके आ सकते हैं। अगला पाठ, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है? माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण जो अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? ये अनुवांशिकी के जनक हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। कारक क्या है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली रचना। संकरण क्या है? दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों या जीवों के बीच में क्रॉस करना। एफएनपीडी क्या है? प्रथम संकर पीढ़ी को एफएनपीडी कहते हैं। प्रभावी लक्षण क्या है? वे लक्षण जो प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या है? वह लक्षण जो छिपा रहता है या प्रकट नहीं हो पाता। जीनी प्ररूप क्या है? अनुवांशिक संगठन को हम जीनी प्ररूप कहते हैं। लक्षण प्ररूप क्या है? बाहरी लक्षण को हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। समयुग्मजी क्या है? दो जीन समान, जैसे बड़ा टी बड़ा टी। एकल लक्षण का नियम क्या कहता है? प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन युग्म। प्रभाविता का नियम क्या है? कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, तब उसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है? युग्म में से एक ही विकल्पी होगा। स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या है? लक्षण स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। मानव में क्रोमोसोम या गुणसूत्र कितने होते हैं? तो होते हैं 46, जिसमें 44 तो कायिक और 2 जो है वो लिंग गुणसूत्र, जो नर में XY और मादा में XX होते हैं। लिंग गुणसूत्र स्त्री में क्या है? XX। लिंग गुणसूत्र पुरुष में क्या है? XY। बच्चे का लिंग किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर। उपार्जित लक्षण क्या है? जीवन काल में अर्जित, जो वंशागत नहीं है। प्राकृतिक चयन क्या है? अनुकूल जीवों का जीवित रहना। समजात अंग वे अंग जिनकी मूल संरचना समान परंतु कार्य भिन्न। संवर्ती अंग या असमजात अंग वे अंग जिनके कार्य समान, मूल संरचना भिन्न। जीवाश्म क्या है? प्राचीन जीवों के अवशेष जो मिट्टी में या चट्टानों के नीचे दबे रह गए, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। विकास का सिद्धांत किसका है? चार्ल्स डार्विन का। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी? तो मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों का संकरण करवाया। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, लेकिन F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे 3 और 1 के अनुपात में प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है? कि प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण छिप गया। अब जब मेंडल ने 2 गुणों को लेकर प्रयोग किया, द्विसंकर प्रयोग किया, तो उसमें दूसरी पीढ़ी का अनुपात प्राप्त होता है 9:3:3:1। यह अनुपात भी आपके जो है वो लघु प्रश्नों में या ABCD में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से क्रॉस भी बना सकते हैं आप। अगर ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा टी तथा शुद्ध लंबा पौधा और ये शुद्ध बौना पौधा, छोटा टी। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो है वो देखने में लंबे होंगे, यानी बड़ा टी छोटा टी इसके आनुवंशिक संरचना है, लेकिन देखने में लंबे। दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे 3 और 1 अनुपात में प्रकट होते हैं। समजात अंग और समरूप अंगों में अंतर। समजात अंग उत्पत्ति समान, संरचना समान, परंतु कार्य भिन्न। उदाहरण छिपकली, चमगादड़, व्हेल और मनुष्य के अग्रपाद। समवर्ती अंग उत्पत्ति भिन्न, संरचना भिन्न, परंतु कार्य समान। उदाहरण के लिए चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो पुरुष में XY तथा माता में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। माता हमेशा X गुणसूत्र देती है। यदि पिता X देता है तो लड़की, और यदि पिता Y देता है तो लड़का। और इसका रेखा चित्र आप बना सकते हैं। मादा XX और नर जो है, पिता जो है XY। XX से X और X युग्मक बनेंगे और इससे X और Y 2 प्रकार के। जब XX का संयोजन होगा तो लड़की, और जब XY का संयोजन होगा तो लड़का। ये दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।